उत्तर दिशा में फैला हुआ नूराबाद एक ऐसा सूबाई राज्य था जिसकी पहचान सिर्फ उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी नफासत, तहजीब और रिवायतों से होती थी। सुबह की पहली किरण जब उसके ऊंचे नक्काशीदार मेहराबों से छनकर संगमरमर के ठंडे फर्श पर गिरती तो पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता और बीचों बीच बने फव्वालों से उठती पानी की महीन बूंदें हवा में मोतियों सी चमकतीं, मानो हर लम्हा इस खानदान की शानो शौकत का ऐलान कर रहा हो। इसी आलीशान महल में नवाब कमरुद्दीन शाह अपने परिवार के साथ रहते थे। जहां बाहर दीवान खानों में रेशमी पर्दे, झूमरों की रोशनी और अदब से झुके सर दिखाई देते, वहीं भीतर के हिस्सों में जिंदगी अपनी अलग ही धुन पर चलती थी। उसी भव्यता के बीच रसोई के एक कोने में धुएं से भरा चूल्हा सुलग रहा था, जिसकी आंच और धुआं महल की चमक दमक से बिल्कुल उलट एक सादा तपता हुआ सच बयान कर रहे थे। वहीं खड़ी थी उनकी इकलौती बेटी रेहानारा, नाजों में पली मगर इस वक्त चेहरे पर तमतमाहट लिए, हाथ में लकड़ी का चम्मच थामे उबलती देगची में चाय की पत्तियां डालती हुई। उसकी भौहें तनी हुई थीं, होठ बुदबुदा रहे थे और आंखों में एक अजीब सी आग थी, जैसे भीतर कोई जंग चल रही हो। उसका गुस्सा उस धुएं से नहीं था जो उसकी आंखों में चुभ रहा था, बल्कि उस युवक से था जो पिछले कुछ महीनों से रोज महल में कदम रखता था, सैफुद्दीन मिर्जा, जो उसे पढ़ाने आता था, उसकी गलतियां पकड़ता था और उसकी लापरवाही पर सख्ती से टोका करता था। रेहानारा को किताबों की खुशबू से ज्यादा आज़ादी की हवा पसंद थी और सैफुद्दीन की अनुशासन भरी निगाहें उसे किसी बंदिश जैसी लगती थीं। पढ़ाई से उसकी चिढ़ तो पुरानी थी, मगर सैफुद्दीन की गंभीरता, उनकी पैनी निगाह और हर बहाने को भांप लेने वाली समझ ने उसकी नाराजगी को और गहरा कर दिया था। जैसे महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक और अनदेखी दीवार खड़ी हो गई हो, उसकी जिद और सैफुद्दीन की सख्ती के बीच। रसोई में धुएं और इलायची की हल्की खुशबू के बीच जब हुमेरा बेगम अंदर दाखिल हुईं तो उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती और जिम्मेदारी का मिला-जुला भाव था। उन्होंने चूल्हे पर चढ़ी देगची में उबलती चाय को देखा और ठंडे लेकिन कड़े लहजे में कहा कि इस बार चाय अच्छी बनाना, पिछली बार बेस्वाद थी। हालांकि सैफुद्दीन ने उस दिन बिना शिकवा किए चुपचाप पूरा प्याला पी लिया था, मगर माँ को ये खामोश सहनशीलता भी एहसान जैसी लगती थी। रेहानारा का सब्र टूट गया। वो पलटकर लगभग फट पड़ी। क्यों आते हैं वो? मैंने कब कहा कि मुझे उनसे पढ़ना है? उसकी आवाज में झुंझलाहट से ज्यादा बेबसी थी, जैसे उसे किसी ऐसे रास्ते पर धकेला जा रहा हो जिसे उसने चुना ही ना हो। हुमैरा बेगम ने तुरंत डांट दिया, तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़े हैं और तुम्हारे लिए अपने व्यापार से वक्त निकालते हैं। उनकी बातों में परिवार की इज्जत, भविष्य की चिंता और समाज का डर सब घुला हुआ था। सच तो ये था कि रेहानारा 2 बार परीक्षा में असफल हो चुकी थी और अब तीसरी बार की तैयारी उसके लिए इम्तिहान से ज्यादा बोझ बन चुकी थी। सैफुद्दीन उसी नाकामी को सफलता में बदलना चाहते थे, मगर रेहानारा को उनका हर सवाल डांट जैसा, हर समझाना ताना जैसा लगता था। उधर दीवान खाने में सैफुद्दीन सलीके से किताबें फैलाए बैठे थे, जैसे वक्त की पाबंदी और अनुशासन उनके स्वभाव का हिस्सा हों। जब रेहानारा चाय और परांठे लेकर भीतर आई तो उनकी पहली नज़र किताबों पर गई और पहली बात थी, आज की परीक्षा याद की है? उसकी धड़कन जैसे एक पल को थम गई। उसने नजरें झुकाकर धीमे से बहाना बनाया कि तबीयत खराब थी, लेकिन सैफुद्दीन की पैनी निगाहें उस झूठ को तुरंत पकड़ चुकी थीं। उन्होंने हल्का सा तंज किया, मेहंदी लगाते समय तबीयत ठीक रहती है। यह सुनते ही उसके गाल लाल हो गए, गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव से। अजीब बात थी कि रसोई में वो जितनी बेबाक और तेज थी, उनके सामने आते ही उसकी सारी अकड़ जैसे पिघल जाती थी। आवाज धीमी पड़ जाती और दिल में एक अनजाना सा दबाव भर जाता, जैसे वो उनसे सिर्फ नाराज नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित भी हो। उस दिन जब पढ़ाई खत्म होने के बाद सैफुद्दीन जाने को उठे तो हुमैरा बेगम ने उन्हें दरवाजे के पास रोक लिया। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, जैसे कोई अहम बात दिल में दबाए बैठी हो। धीमे लेकिन साफ लहजे में उन्होंने बताया कि रेहानारा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, एक काबिल, संभ्रांत और संपन्न युवक का, जो खानदान और हैसियत में किसी से कम नहीं। ये सुनते ही सैफुद्दीन के चेहरे की सहजता पल भर में गायब हो गई। जबड़ा हल्का सा भींचा, आंखों में कठोर चमक उभरी और आवाज पहले से ज्यादा संयत हो गई। उन्होंने ठहर कर कहा, वो अभी सिर्फ 18 साल की है, उसे पढ़ने दे, उसे खुद को समझने का वक्त दे। उनके शब्दों में तर्क था, लेकिन भीतर कहीं एक अनकहा डर भी था। मगर हुमैरा बेगम और परिवार की सोच अलग थी। उनके लिए लड़की की उम्र, उसकी पढ़ाई या उसके सपनों से ज्यादा अहम उसकी सुरक्षा और स्थिरता थी। लड़कियों का कौन सा भविष्य होता है? घर संभाल लेगी। उन्होंने लगभग अंतिम निर्णय की तरह कहा, जैसे बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। पर सैफुद्दीन के भीतर कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ शुरू हुआ। एक बेचैनी, एक कसक,
एक अनजाना सा खालीपन, जो इस ख्याल से और गहरा हो गया कि रेहान नारा किसी और की हो जाएगी। वो लड़की जिसे वो सख्ती से डांटते थे, जिसके बहानों पर तंज कसते थे, जिसकी लापरवाही पर नाराज होते थे, वही अब किसी और के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देगी। ये विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। उस शाम जब वो महल से निकले तो कदम भारी थे और दिमाग में कई उलझे हुए सवाल, और शायद पहली बार उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को साफ साफ सुना। उसी रात देर तक जागते हुए उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो आने वाले दिनों की दिशा बदलने वाले थे। फैसले जिनमें तर्क से ज़्यादा भावना थी और सख्ती से ज़्यादा छुपी हुई मोहब्बत। सिर्फ एक हफ्ते बाद महल की गलियारों में एक नई खबर हवा की तरह फैल गई। सैफुद्दीन का निकाह तय हो गया है, और वो भी इसी हफ्ते। ये सुनते ही जैसे समय एक पल को ठहर गया। जब ये बात रेहान नारा तक पहुंची तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो गई, मानो किसी ने अचानक उसके भीतर छुपी किसी बात को छू लिया हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और होठों पर मुस्कान ले आई। अच्छा है, अब मेरी जान छूटेगी उनसे, उसने लगभग खिलखिला कर कहा, जैसे किसी बोझ से आज़ादी मिल गई हो। वो कमरे में घूमती रही, अपनी सहेलियों से हंसकर बातें करती रही और मन ही मन ये सोचकर खुश होती रही कि अब कोई उसे सुबह सुबह किताबों के सामने नहीं बिठाएगा, कोई उसकी गलतियों पर सख्ती से उंगली नहीं रखेगा, कोई उसकी लापरवाही पर तंज नहीं कसेगा। उसे लगा जैसे अचानक उसकी दुनिया हल्की हो गई हो, जैसे किसी सख्त पहरेदार के जाने से दरवाजे खुल गए हो। मगर उस हंसी के पीछे एक अनजाना सा खालीपन भी था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। क्यों ये खबर सुनकर दिल में हल्की सी चुभन भी हुई? क्यों सैफुद्दीन का नाम अब अजनबी सा लग रहा था? उसे क्या पता था कि जिस आज़ादी पर वो इतरा रही है वही कुछ दिनों में उसकी सबसे बड़ी उलझन बन जाएगी। किस्मत की स्याही पहले ही कुछ और लिख चुकी थी, और वो अनजान थी उस मोड़ से जहां उसकी हंसी, उसकी जिद और उसका भविष्य सब एक नए इम्तिहान से गुजरने वाले थे। निकाह का आंगन रोशनी से धधक रहा था। दियों की कतारें संगमरमर पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। शहनाई की लंबी सांसें रात को रेशमी बना रही थीं, और सजे हुए मेहमानों की फुसफुसाहटें किसी बड़े घराने की शान का ऐलान कर रही थीं। हर तरफ इत्र की महक, रेशमी लिबासों की सरसराहट और उम्मीदों की चमक थी। तभी अचानक जैसे किसी ने जश्न की चादर खींच ली, खबर आई कि दुल्हन भाग गई। एक पल में सुर टूट गए, रोशनी फीकी पड़ गई और हवेली के भीतर घबराहट की ठंडी लहर दौड़ गई। इज्जत का सवाल था। बारात लौट नहीं सकती थी, वरना सदियों से संजोया नाम एक रात में धूल हो जाता। भीतरी कमरे में परिवार इकट्ठा हुआ, चेहरे सख्त और आंखें बिखरी हुईं। नवाब कमरुद्दीन शाह की आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द में वंश का बोझ रखा हो। आज खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। रेहान नारा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई, उसकी धड़कनें शहनाई से भी तेज बजने लगीं। फिर वो वाक्य आया जिसने उसकी दुनिया का नक्शा बदल दिया, तुम्हें सैफुद्दीन मिर्जा से निकाह करना होगा। कमरे में खामोशी का पर्दा गिर गया, दीवारें भी सुनने लगीं। उसने एक एक चेहरे को देखा, बाप की बेबसी जो आंखों में कांप रही थी, मां की नमी जो दुआ और डर के बीच अटकी थी, बड़े नवाब की इज्जत जो सिर उठाए खड़ी थी। उस क्षण में उसके सपने, उसकी जिद, उसकी नाराजगियां सब किसी अदृश्य तराजू पर रख दिए गए, और फिर बिना शब्दों के उसने सिर झुका दिया, एक खामोश सहमति जिसमें त्याग भी था, डर भी और तकदीर की अनलिखी स्याही भी। निकाह के मंच पर वो सैफुद्दीन के बराबर बैठी थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला नहीं, बल्कि अनगिनत अनकहे सवाल खड़े हों। चारों तरफ रोशनी, दुआएं और गवाह मौजूद थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। काजी साहब की गूंजती हुई आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। रेहान नारा बिन्त कमरुद्दीन शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये सवाल सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बनकर सामने खड़ा था। उसके होंठ कांप उठे, उंगलियां दुपट्टे के किनारे को कसकर पकड़ लीं और दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। पल भर को उसने नजरें झुका लीं, जैसे आखिरी बार अपने भीतर की दुनिया को देख रही हो। फिर बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में शब्द निकले, कबूल है। एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार। हर बार के साथ उसकी पलकों से आंसू ढलकते गए, मानो हर कबूल है में वो किसी अपने हिस्से को विदा कर रही हो। जब वही सवाल सैफुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक, बिना किसी ठहराव के साफ और मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे ये फैसला उनके लिए अचानक नहीं बल्कि पहले से ठाना हुआ हो। गवाहों ने हामी भरी, दुआएं पढ़ी गईं और इसी के साथ निकाह मुकम्मल हो गया। एक ऐसा बंधन जो हालात की मजबूरी में बना था, लेकिन अब शरीयत और समाज दोनों की नजर में पवित्र और अटूट था। रोशनी अब भी चमक रही थी, मगर उस रोशनी के नीचे दो दिल अपनी अपनी खामोश जंग लड़ रहे थे। रात का कमरा गुलाब की पंखुड़ियों की महक से भरा हुआ था।
दीवारों पर टंगी लालटेनें धीमी रोशनी बिखेर रही थीं और पर्दों के पीछे से आती हवा में एक अजीब सी घुटन घुली थी। बाहर जश्न की थकी हुई गूंज अब भी कहीं दूर सुनाई दे रही थी, लेकिन इस कमरे के भीतर सब कुछ असहज और भारी था। रेहानारा पलंग के किनारे बैठी थी, हाथ आपस में भींचे हुए, दिल जैसे सीने में नहीं बल्कि किसी तूफान के बीच अटका हो। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रही थीं। दुल्हन का भाग जाना, अब्बा की भारी आवाज, सबकी निगाहें और फिर उसका कांपता हुआ कबूल है। दरवाज़ा हल्के से खुला और सैफुद्दीन अंदर आए। कुछ पल तक वे चुप खड़े रहे, जैसे शब्द चुन रहे हों या शायद अपने भीतर के शोर को थाम रहे हों। फिर हल्की सी कटाक्ष भरी आवाज में बोले, बहुत खुश हो रही थी ना मेरे निकाह पर। ये सुनते ही रेहानारा की गर्दन तन गई, उसकी आंखों में आक्रोश चमक उठा। ये सब जबरदस्ती है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए मगर दृढ़ स्वर में कहा, जैसे अपनी आखिरी बची हुई स्वतंत्रता का दावा कर रही हो। सैफुद्दीन ने उसे गौर से देखा, फिर ठंडे और नियंत्रित लहजे में बोले, अब तुम मेरी बेगम हो। ये वाक्य कमरे में किसी भारी पत्थर की तरह गिरा। खामोशी और गहरी हो गई, दियों की लौ भी जैसे स्थिर हो गई। रेहानारा का दिल टूटा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उससे उसकी पसंद, उसकी आवाज और उसका भविष्य छीन लिया गया हो। लेकिन सैफुद्दीन के चेहरे पर दिखाई देने वाली सख्ती के पीछे भी कुछ था। आंखों में एक गहरी उथल पुथल, एक दबा हुआ संघर्ष, मानो वो भी इस निकाह को सिर्फ जीत या अधिकार की तरह नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की मजबूर कड़ी की तरह महसूस कर रहे हों। कमरे में दो लोग थे, एक आहत, एक संयमित, और दोनों अपने अपने सच के साथ खामोश खड़े थे। ये निकाह मोहब्बत की नरम रजामंदी से नहीं, हालात की सख्त दस्तक से हुआ था। एक ऐसा फैसला जिसमें दिलों से ज्यादा इज्जत और वक्त की मांग बोली थी। एक तरफ वो लड़की थी जिसे किताबों से चिढ़ थी, जो हर सबक को बंधन समझती थी और हर हिदायत को अपनी आज़ादी पर पहरा। दूसरी तरफ वो युवक था जिसमें उसकी लापरवाही में भी एक संभावना देखी थी और सख्ती को ही तराशने का जरिया बनाया था। अब दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां जिद थी, अहंकार था, मजबूरी थी और खानदान की इज्जत का भारी साया भी। दो अलग मिजाज, दो अलग सपने, एक ही छत के नीचे, और बीच में अनकहे सवालों की दीवार। उनके बीच की खामोशी कभी तल्ख हो जाती, कभी सोच में बदल जाती। कभी रेहानारा को लगता उससे उसकी पसंद छीन ली गई है, तो कभी सैफुद्दीन को एहसास होता कि जो रिश्ता उन्होंने कबूल किया है उसमें सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। लेकिन किस्मत की कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। वक्त अक्सर वही करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। क्योंकि कभी कभी सबसे सख्त रिश्ते, जहां शुरुआत टकराव से होती है, वही धीरे धीरे समझ, सम्मान और फिर गहरी मोहब्बत की बुनियाद बन जाते हैं। और कभी वही टकराव अगर दिलों तक रास्ता न बना पाए तो सबसे गहरी टूटन में बदल जाता है। अब ये वक्त ही तय करेगा कि ये रिश्ता आग में तपकर सोना बनेगा या उसी आग में बिखर जाएगा।